बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लीजिए, इसलिए नहीं कि वो उठती है फिर गिर जाती है, बल्कि इसलिए कि जब भी वो गिरती है फिर नए जोश से उठकर नई राह ढूंढ ही लेती है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजे का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए ले सकते हैं अनुदान। मछली पालक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ले सकते हैं कई सुविधाओं का लाभ। भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद परभनी क्रांति। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह, महिला सखी मंडल, कृषक समूह, लैंप्स और पैक्स छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए 80% अनुदान पर कृषि उपकरण ले सकते हैं। छोटे कृषि उपकरण बैंक की कुल योजना लागत 6,25,000 रुपये प्रति इकाई है। इसमें 5 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के कई जिलों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 5 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें बायोफ्लॉक तालाब के निर्माण के लिए 14 लाख रुपए, मध्यम रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के लिए 25 लाख रुपए, छोटे आकार के RAS के लिए 7.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इससे लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के जो किसान भिंडी या लत्तेदार सब्जी फसल की आगाद खेती करना चाहते हैं, वे टनल में बुआई करें तो ज़्यादा लाभ होगा। इससे फसल पर मौसम का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और उत्पादन बेहतर होगा तथा जल्द तैयार होगा। अभी तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर टनल में फसल लगाएंगे तो मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से बचाव होगा, साथ ही रोग एवं कीटों से भी बचाव होगा। यदि अभी फसल लगा देंगे तो मुख्य फसल से पहले उपज मिलेगी और बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, जिससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। जो किसान भाई अब अभी आने वाले समय में लत्तर वाली सब्जियों का समय आ रहा है, भिंडी का समय आ रहा है, क्योंकि अभी तापक्रम रात का काफ़ी है, अभी सीधे खेत में बुआई नहीं कर सकते हैं। एक टनल या सुरंग बना के उसमें बुआई कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारी फसल आगाद मिलेगी। आगाद फसल मिलने से मुनाफा भी हमारा दुगना होता है, क्योंकि जो किसान भाई अभी लगा देंगे उनके 1.5 से 2 महीने पहले फसल बाजार में आ जाएगी और उनको उसका लागत और अन्य की तुलना में जो मुख्य मौसम में बुआई हम फरवरी मार्च में करते हैं उससे उपज भी अच्छी मिलेगी और बाजार भाव भी अच्छा मिलता है। राज्य के किसान फरवरी से मार्च तक ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई कर सकते हैं। भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए परभनी क्रांति, पूसा A4 या अर्का अनामिका नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। भिंडी की बुआई में 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में परभनी क्रांति, पूसा A4 और अर्का अनामिका की उत्पादन क्षमता औसतन 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। खेत की तैयारी करने और खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई करने के लिए कृषि उपकरण कल्टीवेटर की सहायता ले सकते हैं। कल्टीवेटर की कार्य क्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में बंधक और फल छेदक कीटों की रोकथाम के लिए क्या जैविक विधि अपनाएं। बैगन फसल में शूट यानी बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोनिस 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम जानकारी का पिटारा खोल चुके हैं। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। पारी है जानकारी की, तो आज की जानकारी है गर्मी के दिनों में भिंडी की खेती व प्रभेद के चुनाव के बारे में। आइए लेते हैं जानकारी। भिंडी एक लोकप्रिय सब्जी है। झारखंड प्रदेश के कई किसान इसकी खेती से जुड़े हुए हैं। किसान भाई यदि इसकी अगेती फसल लगाए हैं तो इससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। गर्मी में की जाने वाली भिंडी की खेती के लिए खेतों की तैयारी अभी से शुरू करना बेहतर होता है। इसके लिए खेत की जुताई के बाद खेत में चूना, खल्ली तथा गोबर खाद आदि का प्रयोग कर लें। पारंपरिक विधि से खेती करने वालों के लिए खेत की तैयारी अलग और टपक विधि से खेती करने वालों के लिए खेत की तैयारी अलग तरीके से होती है। टपक विधि वालों को बेड बनाकर खेती करनी होती है,
जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट होती है, जबकि दूसरी विधि में क्यारी बनानी पड़ती है जिसमें पानी सभी पौधों तक उपलब्ध हो सके। अभी झारखंड में जो है गर्मी के दिनों में भिंडी की खेती बहुत ही व्यापक पैमाने पर होती है, लेकिन उसमें ध्यान देना है कि कैसे मतलब जैसे ही मौसम अनुकूल हो तो हमको तैयारी शुरू कर देना है। तो जिस खेत में भी किसान भाई आपको भिंडी लगाना है उसका अभी जुताई कर लें। जुताई करने के बाद जो है खेत में जो है चूना का प्रयोग कर लें, खली का प्रयोग करें, गोबर खाद की प्रयोग करें। और जो किसान भाई जैसे पारंपरिक ढंग से करते हैं वो अलग तरह से तैयारी करेंगे, और जो किसान भाई जो है टपक सिंचाई विधि से करते हैं तो उनका तैयारी अलग होगा, क्योंकि उसमें जो है लाइन से लाइन की दूरी जो है फिक्स है। 1.2 मीटर पर 4 फीट पर लाइन से लाइन की दूरी होता है, तो उसमें उनको बेड बना करके करना है। और दूसरा किसान भाई जो है क्यारी भी करते हैं, जिनके पास की टपक सिंचाई का साधन नहीं है, तो उन किसान भाइयों को इस तरह का क्यारी बनाना चाहिए जो समतल रहे और जिसमें गर्मी में पानी दे तो पूरे खेत में क्यारी में जो है सभी पौधों को उपलब्ध हो जाए। तो इस तरह से पहला तो काम है कि आप खेत की तैयारी कर लें। चूना खली एवं जो बेसिक खाद है जैसे DAP हो या पोटास हो या SSP हो पोटास हो, आप जो मिट्टी जांच करवाए होंगे उस आधार पर उसमें प्रयोग करेंगे। किसान भाइयों, भिंडी की बहुत सी किस्में आज बाजार में उपलब्ध हैं, अतः इसमें उसी किस्म का चुनाव करना चाहिए जो क्षेत्र के अनुकूल हो। भिंडी की फसल में वायरस रोग का खतरा बना रहता है, तो इसकी बीजों की किस्मों का चुनाव करते वक्त ये ध्यान देना आवश्यक है कि बीज रोग रोधी किस्मों के हो। किसान भाई पहले तो है कि भिंडी में जैसे ज़्यादातर अभी निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी का जो भिंडी है जैसे सिंजेंटा का है, VNR सीड्स का है, ननहेम्स का है, वो नंबर से आता है, या आपके क्षेत्र में जो भिंडी का किस्म अच्छा कर रहा है उसको आप लगा सकते हैं। और उसमें ध्यान देना क्या है कि भिंडी में एक सबसे प्रमुख रोग आता है वायरस का, जो येलो वेन मोज़ेक वायरस बोलते हैं, जिसमें पूरा पत्ता जो है या डंठल जो है पीला हो जाता है और बाद में जो है फल भी पीला हो जाता है। तो जब भी आप किस्म का चुनाव करें और जहाँ से भी आप बीज ले रहे हैं उसमें यह पता करें कि ये रोगरोधी किस्म है कि नहीं। YVMB जो है पीला मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट जो है वो भिंडी आपका रोगरोधी है कि नहीं। अगर रोगरोधी नहीं है तो आप उस तरह के भिंडी का चुनाव नहीं करें। तो आपको पहला ध्यान देना है कि YVMB जो पीला पत्ती जो हो जाता है वायरस के कारण और फल और डंठल भी पीला हो जाता है, उससे रोगरोधी किस्मों का चुनाव करना चाहिए। जैसे पहले अर्का नाम का जो है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर का किस्म था जिसमें कि इस बीमारी का रोगरोधी था। उसके अलावा प्रभानी क्रांति था, और अभी बाज़ार में जो है निजी कंपनी का सिंजेंटा का, ननहेम्स का और VNR सीड्स का, इस तरह का निजी कंपनियों का रोगरोधी किस्म आ रहा है। तो आप उस तरह का पता करके जानकारी प्राप्त करके तभी उस किस्म का चुनाव करेंगे, तो उससे आपको खेती में नुकसान नहीं होगा। यदि आप टपक विधि से भिंडी की खेती कर रहे हैं तो उसमें एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 4 फीट फिक्स होती है, परंतु बेड में 2 लाइन भिंडी लगानी है, अतः उसमें पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा लाइन से लाइन की दूरी 40 सेंटीमीटर रखनी होती है। जब किसान भाई क्यारी में इसकी खेती करेंगे तो उसके लिए पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट तथा लाइन से लाइन की दूरी आधा फीट रखना बेहतर होता है। तो टपक सिंचाई वाले किसान हैं तो वो अपना राइट बेड बनाएंगे, ऊंची मेड़ बना करके, और बेड के ऊपर जो है डबल रो 2 लाइन उनका लेटरल पाइप के दोनों तरफ जो है 20-20 सेंटीमीटर पर जिग जैग जो है आपको 2 लाइन भिंडी का बीज का बुआई होगा। जो किसान भाई पारंपरिक ढंग से कर रहे हैं, जो क्यारी में और नाली विधि से सिंचाई करेंगे, वो किसान भाई जो है 2.5 से 3 मीटर का एक क्यारी बनाएंगे जिसमें कि समतल हो और हल्का सा मेड़ हो, उस पर भिंडी का बुआई करेंगे। जो क्यारी में करेंगे उनके लिए पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी अलग रहेगा, क्योंकि जब हम पारंपरिक ढंग से करते हैं तो उसमें पौधों का विकास कम होता है, पौधे का बढ़वार कम होता है। तो वहाँ पर आप जो क्यारी में करेंगे तो लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर 1.5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रहेगा। और जो किसान भाई
टपक सिंचाई में करेंगे उनका लाइन से लाइन की दूरी, एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी तो 4 फीट पहले से फिक्स है लेटरल पाइप का, लेकिन जो बेड बनेगा, जो 2.5 फीट से 3 फीट चौड़ा बेड जो बनेगा, उसमें जो है आपको 2 लाइन जो है भिंडी का लगाना है। उसमें जो है 30-30 सेंटीमीटर पर एक पौधा से दूसरा पौधा 30 सेंटीमीटर और एक लाइन से दूसरा लाइन जो है विद इन बेड जो है 40 सेंटीमीटर पर, लेटरल पाइप से 20 सेंटीमीटर दाएं या 20 सेंटीमीटर बाएं जो है उनका बीज बोआई करना। किसान भाइयों, जैविक विधि हो या रासायनिक विधि, दोनों ही सूरत में प्रभेदों का चुनाव रोग रोधी किस्म का करना बेहतर होता है। यदि किसान भाइयों को अपनी फसल सर्टिफाई करानी है तो ऐसी स्थिति में उन्हें देसी किस्म का प्रयोग करना चाहिए। जैविक हो या रासायनिक हो, दोनों के लिए प्रभेद में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि हमको प्रभेद का तो चुनाव उस तरह का करना होगा जो रोगरोधी हो और ज़्यादा उत्पादन देने वाला हो, हाई यील्डिंग वेराइटी हो या हाइब्रिड हो, तो हमको उसमें नहीं जा। हाँ, अगर कोई किसान भाई का एकदम प्योर, जैसे कि उसको सर्टिफाई करना है, टेस्ट करना है कि नहीं इसमें कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, तब उनको जो है देसी वेराइटी में जाना होगा, क्योंकि जो भी संकर किस्में या उन्नतशील किस्में प्राइवेट कंपनी का बीज आती है वह रासायनिक दवा से ट्रीटेड रहता है, तो वहाँ पर उनको समस्या आएगा। लेकिन जो किसान भाई मान लीजिए कि हम जैविक कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये नहीं है कि उसमें जो हमको कहीं पर उसका सर्टिफिकेट देना है, उसका टेस्ट होना है कि इसमें कोई भी रासायनिक दवा का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर उस तरह का रहेगा तो उस केस में उनको उस तरह का बीज का प्रयोग नहीं करना होगा। किसान भाइयों, यदि आप जैविक विधि से भिंडी की खेती करते हैं तो इसके लिए गोबर तथा केचुआ खाद के अलावा चूना, नीम तथा करंज खली का प्रयोग खेती में करना चाहिए। इसके अलावा नीम आधारित दवा का प्रयोग करना बेहतर होता है। इतना ही नहीं, नीले पीले क्रेप गार्ड में सेट लगाकर खेतों में प्रयोग करने से कीट प्लास्टिक में चिपक जाएंगे तथा उनका प्रभाव फसलों पर कम पड़ेगा। इससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी तथा किसानों के मुनाफे में वृद्धि होगी। जैविक हो सकता है, उसके लिए जो है गोबर खाद का, केचुआ खाद का प्रयोग ज़्यादा करें, चूना का प्रयोग करें, नीम खली या करंज खली का प्रयोग करें और साथ साथ नीम आधारित दवा का प्रयोग करें। नीम आधारित दवा का प्रयोग करें या अपने से गौमूत्र से भी बना करके कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि आप हमारे खेत में देख रहे होंगे पीले और नीले रंग का प्लास्टिक लगा हुआ है जो जिसे क्रॉप गार्ड बोलते हैं। तब जब हम भिंडी के बीज बुआई कर दिए, अंकुरन आने से पहले उस खेत में अगर 1 एकड़ में आप खेती कर रहे हैं भिंडी का, तो 50 गो प्लास्टिक जो है नीले और पीले रंग का प्लास्टिक में जेल लगा करके, चिपचिपा पदार्थ लगा करके और अपने खेत में लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो कीट आएगा, वयस्क कीट आएगा, उसमें जो है पीला और नीला रंग के प्लास्टिक में चिपक जाएगा, जिससे कि आपका वहाँ पर पौधे पर नुकसान कम होगा। तो वहाँ पर हमको बिना रासायनिक दवा का भी हम खेती कर सकते हैं, लेकिन नीम आधारित दवा का प्रयोग करना है। दूसरा है कि जब भी लगे कि कुछ कीट का प्रकोप हमारे पत्ती पर है, तो उस तरह के पत्ती को काट करके हटा करके और जला दे या गड्ढा में डाल दे, तो उससे भी कम किया जा सकता है। और गर्मी के दिन में जो है भिंडी में बहुत ज़्यादा कीट का प्रकोप नहीं होता है। उसमें मेन है कि आपको नमी बना के रखना है, अच्छी किस्म का चुनाव करना है और समय समय पर निकाई गुड़ाई करना है। जो किसान भाई टपक सिंचाई में लगाए हैं वो अगर प्लास्टिक मल्चिंग लगा देते हैं तो उससे भी उनका उत्पादन जो है बढ़ जाता है और नमी भी संरक्षित रहता है। इस तरह से वैज्ञानिकों के अनुसार भिंडी की आगाध खेती की जाए तो उसकी फसलों में बढ़वार अच्छी होगी और गुणवत्तापूर्ण होगी। तो लेते हैं जानकारी, उठाते हैं लाभ। आम और लीची दोनों ही मनुष्य के बहुत प्रिय फसल हैं। इसकी खेती देश के लगभग हर कोने में की जाती है। अपने प्रदेश झारखंड में लीची में मंजर आना शुरू हो गया है, जबकि कुछ दिनों बाद आम में मंजर लगना शुरू हो जाएगा। इस अवस्था में सिंचाई प्रबंधन पर दोनों का फलन निर्भर करेगा। आम और लीची में जब मंजर आना शुरू होता है तब सिंचाई रोक देनी चाहिए। मंजर आने के बाद जब मधुमक्खी परागन कर लें और उसके बाद जब फल बन जाए तब सिंचाई शुरू करने से फलों की गुणवत्ता और पैदावार दोनों अच्छी होती है। चलिए, आज हम यहाँ पर फिर से मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे आम और लीची की सिंचाई व्यवस्था के बारे में। बहुत सही समय पर इस विषय के ऊपर चर्चा हो रही है, क्योंकि जो आने वाला समय है वो आम और लीची के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है।
लीची में मंजर आना शुरू हो गया है और आम में ही कुछ दिनों के अंदर मंजर आना शुरू हो जाएगा। तो इस अवस्था में हम देखते हैं कि आप सिंचाई का प्रबंधन कैसे करते हैं, उसके ऊपर आपका जो फलन है वो डिपेंड रहता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब मंजर आना शुरू होता है आम और लीची में, तो उस समय हमको पानी को रोक देना चाहिए। उस समय किसी भी प्रकार की सिंचाई ना करें, ताकि जो मंजर है वो अच्छी तरह से निकल के आए। जब मंजर एक बार निकल जाता है तो मंजर खिलने के बाद उसमें मधुमक्खी आती है और परागण करती है। परागण के बाद जब फल बन जाता है किसान भाई, उसके बाद से ही उसमें सिंचाई का प्रबंधन शुरू करें। अगर शुरुआती अवस्था में अगर हम ज़्यादा पानी पिला देते हैं इस अवस्था में, तो कई बार हमारा फल और फूल झड़ने की समस्या रहती है। तो किसान भाइयों से आग्रह है कि जब भी वो सिंचाई प्रबंधन शुरू करें आम और लीची में, फल बनने के बाद से ही शुरू करें, जिससे कि आपका जो फलन है वो बहुत ही अच्छा रहेगा और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहेगी। फल के झड़ने की समस्या भी आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाती है अगर आप सिंचाई सुचारू रूप से करते हैं तो। आम और लीची में सिंचाई करने के लिए पौधों के आकार का रिंग बना लेते हैं और जाड़े के मौसम में उसमें एक बार तथा गर्मी के मौसम में 2 बार सिंचाई करते हैं। किसान भाइयों, इसके लिए ड्रिप इरिगेशन बेहतर तकनीक मानी जाती है। इससे एक तो उत्पादन दुगना बढ़ जाता है तथा मल्चिंग की वजह से पानी की भी बचत होती है। फिर उसके द्वारा खाद भी संचालित की जा सकती है और उसकी भी बचत की जा सकती है। तो सिंचाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप उसमें रिंग बना के सिंचाई कर सकते हैं। आपको पौधे के आकार के अनुसार रिंग बनाना है और रिंग में आपको जब जाड़े का मौसम होता है तो सप्ताह में 1 बार सिंचाई करना है, और जब आप गर्मी का मौसम आ जाएगा तो सप्ताह में आप 2 बार सिंचाई कर सकते हैं। उसी के बाद में बहुत सारी तकनीकें हैं इरिगेशन करने की, पानी देने की। उसमें ड्रिप इरिगेशन काफ़ी प्रचलित है। हमने देखा है कि ड्रिप इरिगेशन के द्वारा अगर आप पानी संचालित करते हैं तो आम और लीची की गुणवत्ता के साथ साथ उसका जो उत्पादन है वो आपका 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है। तो आप अगर ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ ही में आप अगर उसके साथ में एक और हमारी टेक्नोलॉजी है जिसको हम मल्चिंग कहते हैं, अगर उसका भी इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो पानी की देने की जो ज़रूरत है वो लगभग 30 से 40% कम हो जाती है। तो मल्चिंग में आप प्लास्टिक मल्चिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वॉल मल्चिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हम इरिगेशन के साथ साथ में हम खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चलाने के लिए, जिसको फर्टिगेशन कहते हैं। सब्जियों में तो ये बहुत ही प्रचलित है, लेकिन झारखंड में फलों के अंदर अभी फर्टिगेशन का इस्तेमाल बहुत ही कम किसान कर रहे हैं। अगर फर्टिगेशन के द्वारा हम खाद को संचालित करते हैं तो वहाँ भी हमारे खाद की लगभग 30 से 40% की जो खाद बच सकता है हमारा, और उसका जो खाद हम जो डालते हैं उसकी दक्षता भी बढ़ जाती है। मतलब आपका कम खाद में ज़्यादा उत्पादन हो सकता है अगर आप खाद को ड्रिप के द्वारा चलाते हैं तो ये कुछ तकनीकें हैं, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग, फर्टिगेशन और टेफ्रोसिया मल्चिंग। इनका इस्तेमाल करने से आप पानी के द्वारा और उसी के साथ में इन तकनीक के द्वारा आप लीची और आम का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, जाड़े के मौसम में यदि पाले की समस्या होने लगे तो नए पौधों में पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, वरना पौधे मर जाएंगे। जब ठंड अधिक हो तो 2 से 3 दिन के अंतराल में पानी तथा मल्चिंग का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। एक और बात इस समय हम बोलना चाहेंगे कि आप जो बगीचे नए लगे हैं उसमें भी जल प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। खासकर इस जाड़े के मौसम में जब हम देखते हैं कि किसी भी समय तापमान इतना कम हो जाता है कि पाले की समस्या भी हमारे झारखंड में हो रही है, तो जो नया प्लांटेशन है 1 साल या 2 साल का, उसमें पानी का सुचारू रूप से प्रबंधन जरूर करें, नहीं तो जो पाला है उसके कारण से आपका पौधा मर भी सकता है। तो आप उसमें अभी ये जिस समय बहुत ही ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है तो आप 2 या 3 दिन के अंतराल में उसमें पानी डालते रहिए। मल्चिंग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए ताकि नमी के साथ में वहाँ पे तापमान को भी नियंत्रित किया जा सके। कई बार होता है कि अगर आप कुछ खेती उस ऑर्चर्ड के अंदर नहीं कर रहे हैं, बगीचे के अंदर कोई खेती नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पाले का प्रकोप ज़्यादा होता है, मतलब पाला ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो आप बगीचे में साथ में कोई ना कोई खेती, सब्जियों की, दलहन की, कुछ न खेती आप करते रहिए, जिससे कि अगर वहाँ पानी देंगे तो पानी की नमी बनी रहेगी और पाले का प्रकोप कम होगा। इन पौधों की सिंचाई करते वक्त यदि पानी की कमी है तो स्प्रिंकलर विधि से भी नमी बनाई रखी जा सकती है। लीची में स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करने से फल फटते नहीं तथा उसकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहती है। के साथ में बहुत सारी और भी तकनीकें जो मार्केट में उपलब्ध है कि आप कैसे जो पानी दे रहे हैं उस पानी का कैसे बचाव कर पाएँ। स्प्रिंकलर इरिगेशन भी आजकल मार्केट में आ रहा है, जो मिनी स्प्रिंकलर जिसको बोलते हैं, उसको भी कई बार हम हमारे ऑर्चर्ड में लगाते हैं, जिससे कि आप उस ऑर्चर्ड में नमी भी बनी रहती है। ह्यूमिडिटी बनी रहने से हमारे पौधे के लिए भी अच्छी होती है।
तो खास करके इस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल जो नारियल है, सुपारी है, उसके बगीचों में किया जाता है। लेकिन लीची के बगीचे में भी हमने देखा है कि अगर आप स्प्रिंकलर के द्वारा इरिगेशन करते हैं तो उससे हमारे जो फल के फटने की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये भी एक नई तकनीक है जिसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं, जिससे आपका पौधे को पानी भी मिल जाएगा और आपके फल फटने की समस्या काफ़ी हद तक कम भी हो जाएगी। आम और लीची की अच्छी बढ़वार के लिए यह आवश्यक है कि मंजर आने के समय पानी पौधों में ना दें तथा मंजर आने से पहले कीट एवं रोग का प्रबंधन कर लें। मंजर आने के समय किसान भाइयों को जैसे हमने बताया है उस समय पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस समय पानी देते हैं तो कई बार होता है कि मंजर कम आता है या मंजर के झड़ने की समस्या भी उत्पन्न होती है। तो उस समय पानी का देने का इस्तेमाल ना करें, पानी बिल्कुल पौधों में रोक दें ताकि मंजर पूरा खुल के आए उसमें। और मंजर आने से पहले उसमें कीट और रोग का प्रबंधन अवश्य कर लें, क्योंकि मंजर खिलने के बाद किसी भी प्रकार का कीटनाशक या फफूंदनाशक का इस्तेमाल हम किसान भाइयों को मना करते हैं, जिससे कि आपके परागण की समस्या ना हो, अच्छी तरह परागण हो और फलों का बनना अच्छा उस खेत में हो पाए, उस बगीचे में हो पाए। तो ये दो ही मुख्य सावधानियां हैं आपको रखनी है उस समय कि आप कीट और रोग का प्रबंधन कर लें और पानी को उस समय रोक दें। किसान भाइयों, आम और लीची एक लाभकारी फल है, अतः इसकी बढ़वार और अच्छी पैदावार के लिए हम वैज्ञानिकों के अनुसार सिंचाई प्रबंधन करें तो अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जानकारियाँ हमारे पास और भी कई हैं, लेकिन वक्त की कमी है। अगली जानकारी हम अगले अंक में आपको ज़रूर दिलवाने का वादा करते हैं। अब बारी है आपकी। कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है बेसब्री से आपके ख़तों का इंतज़ार। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगली बार अगले अंक में फिर मिलते हैं। जोहार।